हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, तो बीएससी की फ़िज़िक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो है क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर कंप्लीटेड है, आप उसको देख सकते हैं। जो अभी बच्चे बीएससी सेमेस्टर 4 में हैं उन सबको क्वांटम मैकेनिक्स सिलेबस में होता है, ठीक है। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स भी हैं तो ये जो टॉपिक्स अभी हम कर रहे हैं ये आपके बीटेक की जो इंजीनियरिंग फिज़िक्स है उसके अंदर भी ये टॉपिक सिलेबस में होता है, क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्वांटम मैकेनिक्स के यूनिट नंबर 1 में हमने सीखा ओरिजिन्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की हमें जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मोशन स्टडी करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टडी करना होता है, फोटॉन्स के बारे में स्टडी करना होता है, तो हमारी जो फिज़िक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स ना यूज़ होके वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ होती है। जिसमें हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कुछ लेक्चर्स में कि हमारे पास किसी पार्टिकल का कोई वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है उस पार्टिकल की जो वेरिएशंस हैं। बेसिकली पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वेव ऑल्सो एंड ऑल्सो लाइक ए पार्टिकल। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आपने स्टडी करा है, तो हमने लास्ट लेक्चर्स में ये सब चीज़ें डिटेल में करी हुई हैं। लास्ट मतलब जो यूनिट नंबर 1 की वीडियोस हैं उनको आप देखिए डिटेल में, जिसमें आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करा था, कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी करा था। तो वो सब चीज़ें जो हैं उनकी वजह से, इन सारे एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स की वजह से हमें पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए एक अलग से न्यू थ्योरी डेवलप करनी है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं बीएससी में, हम वेव मैकेनिक्स स्टडी करते हैं। बेसिकली वेव फंक्शंस के साथ सारा कुछ चलता है। तो वेव फंक्शन जो था ना उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, साई एक्स कोमा टी। मतलब इट मे बी ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो। मतलब जब किसी पार्टिकल को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो बाय ए वेव, तो जो वेरिएशंस हैं उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी की, कहीं पे होने की जो प्रोबेबिलिटी की वेरिएशंस हैं, वो इस तरह के मैथमेटिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करी जाती हैं। जिसमें हमने फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन भी ड्राइव करा था, एंड इट वाज लाइक ए ई रेज़ टू पावर एयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इस तरह का वेव फंक्शन हमारे पास फ्री पार्टिकल का होता है। वेव फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो हमने कुछ वीडियोस, जो पिछली वीडियोस हैं उसमें हमने एक इक्वेशन स्टडी करी थी विच इज़ कॉल्ड श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो डिटेल में जाके देखो। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है उसका जो सोल्यूशन होता है अलग अलग सिचुएशंस में, वो हमारा वेव फंक्शन होता है। जैसे फ्री पार्टिकल मैंने बोला जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, उसके लिए हमारे पास कुछ अलग से वेव फंक्शन होगा। मान लो हमारे पास इस तरह का पोटेंशियल है, दिस इज़ द कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी आपने इस तरह का ग्राफ देखा होगा पहले भी, है ना, यू वर्सेस एक्स। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ना, दिस इज़ फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये हम सभी सिचुएशंस को ना आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर का इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है और फोर्स ऐसी होती है, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। हुक्स लॉ वहाँ पे लगता है। तो इस तरह की फोर्स अगर पार्टिकल पे लग रही है तो डिफरेंट तरह का वेव फंक्शन आएगा। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी है लाइक दिस, इसको बोलते हैं स्टेप पोटेंशियल। ये सब आने वाले लेक्चर्स में ना, ये सब टॉपिक हम करेंगे। स्टेप पोटेंशियल में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से कहीं x इज़ इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू a है, वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू v इज़ इक्वल टू वी नॉट। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारे पास जो पार्टिकल है वो यहाँ पर आ रहा है, उसकी अपनी एनर्जी लेस देन वी नॉट है, ठीक है। तो इस तरह के पार्टिकल का वेव फंक्शन यहाँ कुछ और होगा, और इसके बाद x इज़ इक्वल टू a के बाद कुछ और होगा। तो ये वेव फंक्शंस कैसे हमें पता चलेंगे इनकी फॉर्म्स, जब हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी के लिए सॉल्व करेंगे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑपरेटर्स। जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, लाइक मोमेंटम इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, सिमिलरली वी हैव एंगुलर मोमेंटम। तो हम डिफरेंट सिचुएशंस के लिए वेव फंक्शन की फॉर्म को फाइंड कर सकते हैं, जो आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। तो जो ऑपरेटर है उसको इस तरह के किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कैप से, ठीक है। अब जब कोई ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पर एक्ट होता है, मान लो वेव फंक्शन पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन, तो ये एक्ट होने के बाद हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू देगा। उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लैम्डा बोल देंगे, और हमारा वेव फंक्शन एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोला जाता है आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन।
इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो लैम्डा है इसको बोला जाता है आइगन वैल्यू। ये जो ए कैप है इसको बोला जाता है ऑपरेटर, और ये आपको पता ही है कि दिस इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन। अब बच्चे जो ऑपरेटर है एक्चुअल में क्या होता है, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास या किसी भी मैकेनिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इफ़ इट इज़ रोटेटिंग, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं स्पिन ऑफ द पार्टिकल। ये जितने भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको क्वांटम मैकेनिक्स में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में स्टडी करा था। तो ऑपरेटर एक बेसिकली जैसे डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है, उसको आप मैथ्स के किसी फंक्शन पर लगाते हो तो आपके पास कुछ उसका आंसर आता है। इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेटर है। इसी तरह से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो ऑपरेटर्स में हमारे पास आप ध्यान देंगे कि जो एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है वो ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेटर कॉरस्पॉन्ड्स टू एन ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल का मतलब है जैसे कि मोमेंटम हो गया एग्जांपल के तौर पे, एंगुलर मोमेंटम हो गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गई, पार्टिकल की एनर्जी हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं दीज आर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ जो हमें पार्टिकल्स के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पहले हमने वेव फंक्शन बनाना है। वेव फंक्शन हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी फॉर्म निकालेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। वेव फंक्शन की फॉर्म आपके पास आ गई, उस वेव फंक्शन पर हम ऑपरेटर को एक्ट करवाते हैं जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें चाहिए। तो जब वो ऑपरेटर उस पर एक्ट हो जाता है तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर बाहर आ जाए उसको बोला जाता है आइगन वैल्यू लैम्डा, और वो आइगन वैल्यू जो होती है वो हमें बताती है उस ऑपरेटर की वैल्यू, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल है, जो आंसर है हमारा वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल, ये हमें आइगन वैल्यू से पता चलता है, ठीक है जी। अब जब आपके पास वेव फंक्शन है, आप वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर एक्ट करवाते हो तो आपके पास एक लैम्डा आएगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की टर्म्स में बात करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो उन सारे लैम्डास की एवरेज होती है जो अभी हम आगे जाके भी स्टडी करते हैं। तो ऑपरेटर्स की कुछ एग्जाम्पल्स पहले आप लिख लो। ऑपरेटर्स की एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास, जैसे पोजिशन ऑपरेटर एक्स कैप है, वाई कैप है, जेड कैप है। ये जस्ट पार्टिकल के 3 कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड पोजीशन ऑपरेटर्स। फिर मोमेंटम ऑपरेटर्स हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी करे थे, जैसे पी एक्स, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट जो है इट इज़ गिवन एज माइनस आयोटा एच क्रॉस पार्शल ओवर पार्शल एक्स। तो ये डेरिवेटिव है। अगर आपके पास एक्स का फंक्शन है उसके ऊपर आप इसको एक्ट करवाओगे, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली वी हैव पी वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम minus iota h cross partial over partial y. Similarly we have pz minus iota h cross partial over partial z. तो these are called momentum operator. टाइम के लिए हमारे पास सिंपली t होता है, एनर्जी के लिए हमारे पास iota h cross partial over partial t होता है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। ये हमारे पास ना काइनेटिक एनर्जी है, और एक हमारे पास है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। या भैया के लिए आप ना इन सब के फॉर्मूले नोट कर लो क्योंकि ये डायरेक्टली लग जाएंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे अटैच क्रॉस पार्शल और पार्शल टी को आप एक्ट करवाओगे फंक्शन पे, आइगन वैल्यू बाहर आ जाएगी और ऑपरेटर हमारे पास आइगन फंक्शन बच जाएगा। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है उसको एच कैप से डिनोट करते हैं, विच इज़ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस यू। तो डेल आपको पता है ना, डेल ऑपरेटर हमारे पास सिंपली वही डेल है जो हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं। ये होता है डेल वेक्टर। इसको ना हम प्रॉब्लम्स को करेंगे जब आपको, तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो डेल स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इन सारे ऑपरेटर्स को कॉपी पे नोट कर लो, स्क्रीन पे जो शो हो रहे हैं, साथ साथ वीडियो को पॉज करके ना नोट्स बना लिया करो अपने। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए कुछ ऑपरेटर्स हैं। एल एक्स है, जैसे एल एक्स इज वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स में। अब जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है उसको आप कार्टीजियन में भी लिख सकते हो, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी ड्राइव कर लेंगे। अभी के लिए कार्टीजियन में ऐसे लिखा जाता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। अब वाई जो है एज इट इज़ रहेगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस
y एज इट इज़ पार्शल ओवर पार्शल z माइनस z पार्शल ओवर पार्शल y। ये कैसे आया? ये मैंने पी वाई और पी जेड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जो अभी मैंने पीछे लिखे थे, तो ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली वी हैव एल वाई। अब y के बाद हमारे पास z होता है, तो z लिखना है और पी एक्स आएगा, फिर इनको उल्टा कर देना है, x पहले आएगा पी जेड, ठीक है। तो बस अब यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस ए होता है, एच क्रॉस बाहर आ जाएगा, z एज इट इज़ आएगा, पी एक्स की जगह पार्शल और पार्शल x आएगा, माइनस एक्स एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे पार्शल और पार्शल z आएगा। सिमिलरली वी हैव एल जेड। तो एल जेड ऑपरेटर जो है इट इज़ z के बाद हमारे पास x होता है और x के बाद y होता है। ऐसे आप साइक्लिक ऑर्डर में याद रखेंगे। तो x पी वाई आ गया माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। तो फिर इसको आप वैल्यूज़ पुट करके ऐसे लिख सकते हो। तो पहले तो ना ये ऑपरेटर्स याद कर लो सारे, ये आने वाले लेक्चर्स में हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ होने। इसको साई पे एक्ट करा जाता है, यहाँ साई लिख देंगे, साई का कुछ मैथमेटिकल फॉर्म होगी, मान लो cos 2x, तो उसको cos 2x पे लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आंसर। तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए, अब ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गई। अब हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं ऑपरेटर की। लेट अस सपोज ए कैप इज़ गिवन बाय डबल डेरिवेटिव, सिंपली डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें जो साई दिया दे रखा है साई एक्स किसी पार्टिकल के लिए किसी भी सिचुएशन में cos 2x है, तो हमें फाइंड करनी है आइगन वैल्यू, फाइंड लैम्डा, और वी हैव टू चेक ऑल्सो, चेक दैट cos 2x is eigen function of a cap or not। कैसे चेक करेंगे कि ये ए कैप का आइगन फंक्शन है? तो ऑपरेटर को जब आप फंक्शन पे एक्ट करवाओ और आपके पास कुछ कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाए और फंक्शन एज इट इज़ बच जाए, तो इसका मतलब है कि वो आइगन फंक्शन है और उस कांस्टेंट वैल्यू को आइगन वैल्यू बोलेंगे। तो कैसे कर रहे हैं? लेट अस सी, लेट अस डू दिस। देखिए, तो हमारे पास है ए कैप एक्टिंग ऑन सॉल्यूशन cos 2x, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव ए कैप हमें ये गिवन है एक्टिंग ऑन cos 2x, ठीक है। चलो, तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? सिंगल डेरिवेटिव बचा, एक बार डिफ्रेंशिएट करा, माइनस साइन 2x, और चेन रूल लगेगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, दोबारा से भी डिफ्रेंशिएट यहीं पे कर रहा हूँ, साइन 2x का क्या आ जाएगा? cos 2x, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एक 2 और आ जाएगा, तो -4 cos 2x। तो आप देखो ये cos 2x फिर से बच गया, यहाँ भी cos 2x, यहाँ भी cos 2x, तो ये -4 बाहर आया, तो मतलब ये आइगन फंक्शन है, d² बाई dx² का cos 2x एक आइगन फंक्शन है। अब यहाँ पे जो आइगन वैल्यू आई है वो है -4, तो दिस इज आइगन वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इस तरह से एक सिंपल एग्जांपल से मैंने बताया आपको कि आइगन वैल्यू क्या होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकली आइगन वैल्यूज ऑब्जर्वेबल की वैल्यू होती है। जब आप उसको वेव फंक्शन के ऊपर एक्ट करवाते हो, मोमेंटम ऑपरेटर को एक्ट करवाया, तो उस मोमेंटम ऑपरेटर की क्या वैल्यू है वो आप उसके पास, आपके पास एक कांस्टेंट आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल। ओके, तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी। अब हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन फंक्शन क्या होता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कैसे लिखना है? सो डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। हाँ जी बच्चे, सो इफ वी एक्ट a wave function psi by an operator, ऑपरेटर एक्ट करता होता है वेव फंक्शन के ऊपर ए कैप, वी गेट सेम साई मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट वैल्यू lambda, then psi is called eigen function of a cap with eigen value lambda। तो जो मैंने अभी आपको बताया उसको हम इस तरह से लिख देंगे, if a cap psi is lambda psi, then lambda is eigen value
ऑफ ए कैप फॉर साई। ये लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब जो लैम्डा है ना हमारे पास, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, ठीक है, बोथ। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेबल्स हैं उनकी जो उनका जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस तभी बनेगा अगर लैम्डा एक रियल वैल्यू होगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो फिज़िकली पॉसिबल आइगन फंक्शंस हैं, फिज़िकली पॉसिबल आइगन फंक्शन, देखो ऑपरेटर तो हमने फिक्स कर दिया, माइनस आयोटा एच क्रॉस पार्शल और पार्शल एक्स, ऑपरेटर का यही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन उस ऑपरेटर को आपने किसी वेव फंक्शन पे एक्ट करवाया और आपके पास जो आइगन वैल्यू आई, अगर वो आइगन वैल्यू रियल आ गई तो वो फिजिकली पॉसिबल आइगन फंक्शन है। अगर कॉम्प्लेक्स आ गई तो इट इज़ नॉट ए फिजिकली पॉसिबल आइगन फंक्शन। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रियल क्वांटिटीज़ के लिए रियल आइगन वैल्यूज ही होंगी। तो लेट अस राइट दिस थिंग ऑल्सो। सो फॉर physically possible eigenfunctions, lambda is always real and corresponding operators are called हर्मिशन ऑपरेटर्स। तो एक स्पेशल नाम है इनके लिए, हर्मिशन ऑपरेटर्स। मतलब ये जो हमारे पास मोमेंटम अभी हम लिख रहे थे, पोजीशन ऑपरेटर लिखा, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर लिखा, ये सब हर्मिशन ऑपरेटर होते हैं क्योंकि इनकी आइगन वैल्यूज़ किसी वेव फंक्शन के लिए रियल होती हैं। सो इफ़ वी कैन राइट दिस ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी स्टेटेड मैथमेटिकली एज, और ये हर्मिशन ऑपरेटर की भी डेफिनेशन है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए अगर आपने मेरे पिछले वाले लेक्चर्स देखे हैं। अभी तक नहीं देखा यूनिट नंबर 1 तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके देखिए। इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा कि ये एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है। तो ये एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप बताता है हमें। ए कैप इज़ एन ऑपरेटर, जैसे मोमेंटम हो गया, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है कि आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल ऑब्जर्वेशन होगी, उस जो आंसर आएगा, जिस चीज़ का आंसर, मतलब जो आंसर हमारे पास बार बार आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसको बोला जाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर इज गिवन बाय दिस थिंग, दिस एक्सप्रेशन। हम इधर साई स्टार लिखते हैं, साई स्टार इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। ये चीज़ें ना सारी आगे जाके समझ आएंगी जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, घबराना नहीं है, क्वांटम थोड़ा सा समझने वाला है, एक बार दिमाग में आ जाए तो फिर दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई का। साई हम कहाँ से निकालेंगे? साई हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अगर हर्मिशन ऑपरेटर होगा तो ये चीज़ जो मैंने अभी आपके सामने लिखी है, ये एक्सप्रेशन, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये इसके बराबर होगा। साई को मैंने अलग कर दिया और ए कैप साई के ऊपर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, आंसर विल बी सेम। इसका मतलब क्या है? देखिए, ए कैप जब साई को करेक्ट करेगा, यहाँ लैम्डा आएगा, लैम्डा जो है उसका स्टार हो जाएगा, लैम्डा आइगन वैल्यू है, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी वही अगर हो जाए, वही मतलब जो ए लैम्डा है वही लैम्डा स्टार है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लैम्डा के बराबर, लैम्डा स्टार लैम्डा के बराबर तभी होगा जब लैम्डा रियल होगा। अगर लैम्डा एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, मतलब उसमें प्लस आयोटा आ रहा है, तो फिर जब आप उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, तो बराबर नहीं रहेंगे। तो लैम्डा मस्ट बी रियल फॉर एन हर्मिशन ऑपरेटर फॉर फिजिकली पॉसिबल वेव फंक्शंस। उस केस में ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सो इस इक्वेशन को हम कई बार लगा के चेक भी करते हैं कि हमारा ऑपरेटर जो है क्या वो हर्मिशन ऑपरेटर है या नहीं है। ये भी हम आज के इस लेक्चर में एग्जाम्पल में करेंगे, ठीक है। सो लेट अस राइट वन मोर लाइन, वी कैन प्रूव फ्रॉम हेयर दैट eigenvalues of Hermitian operator are always real। अभी हम करेंगे।
ये ना एग्ज़ाम में भी एज इट इज़ आ जाती है आइडेंटिटी, इस चीज़ को आप प्रूव करो, ठीक है। चलिए पहले हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं, आइगन वैल्यूज़ प्रॉब्लम की एक एग्जांपल करते हैं। सो लेट अस डू वन एग्जांपल। गिवन पी कैप इज इक्वल टू माइनस एयोटा एच क्रॉस पार्शल ओवर पार्शल एक्स। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर है, अभी तक आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। और साई भी गिवन है अल्फ़ा ई रेस पावर आयोटा ओमेगा एक्स। तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन। सो वी नीड टू फाइंड, आप कॉपी पे ट्राई करिए, आइगन वैल्यूज़ ऑफ पी कैप एंड पी कैप स्क्वायर। तो ये क्वांटिटीज़ हैं दोनों, इनकी आइगन वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है फॉर दिस साई, ठीक है। देखो पहले हम पी कैप साई लिखेंगे, पी कैप को यहाँ पुट कर देंगे, साई को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये साई यहाँ पे आ गया, पी कैप यहाँ से यहाँ आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बड़ा आसान है, माइनस एयोटा एच क्रॉस बाहर रहेगा, अल्फ़ा भी बाहर आ जाएगा। ई रेस पावर आयोटा ओमेगा एक्स, इसका डेरिवेटिव ई रेस पावर आयोटा ओमेगा एक्स, चेन रूल लगेगा, माइनस आयोटा ओमेगा साथ में आएगा। आयोटा इंटू आयोटा -1, एक माइनस यहाँ पर है, कैंसिल हो जाएगा। एच क्रॉस अल्फ़ा ई रेस टू पावर ओमेगा भी आ गया, ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स। ये चीज़ जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमारे पास क्या है, सेम वेव फंक्शन। सो एच क्रॉस ओमेगा इंटू साई आ गया। सो मतलब पी कैप साई इज़ एच क्रॉस ओमेगा साई। सो बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि ये लैम्डा है, तो इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास आ गई एच क्रॉस ओमेगा। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस बन जाते हैं। कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन गिवन हो सकता है, जस्ट आपको ऐसे ऑपरेटर को उस पर एक्ट करवाना है। अब पी कैप स्क्वायर के लिए भी फाइंड करेंगे। पी कैप स्क्वायर क्या होगा, पी कैप स्क्वायर होगा माइनस एयोटा एच क्रॉस पार्शल ओवर पार्शल एक्स का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर इज़ -1, एक माइनस तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन माइनस अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है इसलिए ख़त्म हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, पार्शल स्क्वायर अपॉन पार्शल एक्स स्क्वायर। ये पी कैप स्क्वायर है। तो अब हम इसको एक्ट करवाएंगे। सो एच क्रॉस स्क्वायर पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, पी साई इज़ एच क्रॉस स्क्वायर पार्शल ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर इंटू अल्फ़ा ई रेस पावर आयोटा ओमेगा एक्स। तो एक बार जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक बार बच जाएगा, पार्शल एक्स बचेगा, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आएगा अल्फ़ा ई रेस पावर आयोटा ओमेगा एक्स इंटू आयोटा ओमेगा। ये बन गया आयोटा ओमेगा एच क्रॉस। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से अल्फ़ा आयोटा ओमेगा एक्स एज इट इज़, और एक और आयोटा ओमेगा हमारे पास आएगा माइनस एच क्रॉस ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पर एच का स्क्वायर था, और बाकी हमारे पास बचा साई। तो यहाँ पी कैप स्क्वायर साई इज़ इक्वल टू दिस थिंग। तो यहाँ पर हमारे पास आइगन वैल्यू आ चुकी है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट अस राइट डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर। अभी जो मैंने आपको बताया, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय हर्मिशन ऑपरेटर, तो उसको कैसे करना है। आज का हमारा लेक्चर ऑपरेटर्स के बारे में है, सिंपल इंट्रोडक्टरी सा। एक आध लेक्चर ऑपरेटर्स के बारे में और आ जाएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसमें हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, जिसमें हमारे पास पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल बैरियर आएगा, टनलिंग इफेक्ट आएगा, वो सब चीज़ें हम करेंगे स्टडी। हार्मोनिक ऑसिलेटर भी आएगा, ठीक है। चलिए तो लेट अस राइट डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर। एज इट इज़ लिख देना पेपर में जाके भाई, बहुत आसान है ये। एन ऑपरेटर ए कैप, एक ऑपरेटर है ए कैप, इज सेट टू बी हर्मिशन if it satisfies the equation। हाँ जी, इक्वेशन जो अभी मैंने लिखी थी दोबारा से लिख रहा हूँ। इसको आप दो अलग अलग वेव फंक्शंस के लिए भी लिख सकते हैं, साई 1 स्टार ए कैप साई 2
डी एक्स। अब ए कैप जो है ना वो साई टू पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे, और इधर हम कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ए कैप को साई वन पे एक्ट करवा दिया मैंने, और यहाँ पर हमारे पास उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया साई टू डी एक्स। तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर जो साई वन और साई टू हैं, दे आर टू साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस ऑफ ए कैप। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि ए कैप को जब हम दोनों पे एक्ट करवाएंगे, साई वन और साई टू पे, दोनों ही बार जो हमारे पास आइगन वैल्यू आएगी वो सेम आएगी लैम्डा। तो इस केस में ऐसे हम लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर हम इसको खोल दें राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने एज इट इज़ लिखना है। यहाँ मैंने साई टू को आगे लिख लिया, पीछे लिख लिया, कोई बात नहीं। ए कैप का स्टार लगा दिया, साई वन का स्टार लगा दिया, इसको खोल दिया मैंने यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, याद रखना। और अगर हमारे पास साई वन साई टू दोनों एक ही हैं, ठीक है, एक ही वेव फंक्शन है जिसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं, यहाँ पे अभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक सिंगल वेव फंक्शन के लिए होती है। तो अगर हमारे पास साई वन साई टू बराबर हो जाए तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यहाँ ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ए कैप की। ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग ओवर होल स्पेस, और डी एक्स की जगह यहाँ डी टॉ भी हो सकता है अगर साई वन साई टू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ सिंपली एक्स का फंक्शन मान के चल रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए कैप साई स्टार साई डी एक्स। चाहे साई को पीछे लिख लो, आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी लिख लो। तो ये हमारे पास हर्मिशन ऑपरेटर की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, इनको याद रखना। साई वन साई टू की फॉर्म में भी हो सकता है, दो अलग अलग फंक्शन भी हो सकते हैं, और एक सिंगल फंक्शन भी हो सकता है। नाउ let us write some properties of Hermitian operator and let us try to solve those properties, prove those properties. Let us write properties, है ना। ये भी एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ जाती है कि ये चीज़ प्रूव करो। नंबर वन, Hermitian operators has real eigen values, ठीक है जी, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया। नंबर टू, टू eigen functions साई वन साई टू of Hermitian operator belonging to different, अब ये डिफरेंट की बात हो रही है, ठीक है, डिफरेंट आइगन वैल्यूज, लैम्डा वन लैम्डा टू आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब इंडिपेंडेंट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग हैं आइगन फंक्शंस। प्रूफ भी करेंगे अभी इनको। थर्ड प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ Hermitian ऑपरेटर्स इज़ Hermitian। अगर दो Hermitian ऑपरेटर हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक Hermitian ऑपरेटर होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ दे कम्यूट। कम्यूट का मतलब आप समझते हो, आई थिंक मैंने कम्यूटेशन रिलेशंस के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, कम्यूट का मतलब होता है, मान लो दो डिफरेंट ऑपरेटर हैं, कम्यूटेशन रिलेशन ऐसे लिखी जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए कैप कॉमा बी कैप इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये होता है कि ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप। मतलब अगर आपके पास कोई वेव फंक्शन साई है
तो उसके ऊपर आप चाहे पहले बी कैप को एक्ट करवा दो, बाद में ए कैप को एक्ट करवाओ, या उल्टा कर दो, पहले साई के ऊपर ए कैप को एक्ट करवाओ फिर बी कैप को करवाओ, दो डिफरेंट ऑपरेटर्स को, दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आएगा। अगर तो वो कम्यूट कर रहे हैं तभी ये प्रोडक्ट हर्मिशन है, तभी वो कोई रियल आइगन वैल्यू देगा आपको। अगर ये कम्यूट ही नहीं कर रहे, इसका कुछ आंसर आ जाता है नॉन जीरो, तो फिर वो हर्मिशन ऑपरेटर नहीं है, वो आपको रियल आइगन वैल्यू फिजिकल सिचुएशन वाली नहीं देगा। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। इसमें से फर्स्ट और सेकंड जो है ये एग्जाम में पूछी जाती हैं प्रूव करने के लिए। लेट अस प्रूव फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रूफ प्रॉपर्टी आपको पता है कि भाई रियल आइगन वैल्यूज़ होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, बड़ा आसान है ये। तो लेट अस राइट डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर फर्स्ट। अभी आप खुद से सोचो क्या थी, वो था साई स्टार ए कैप साई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू साई पहले लिख दिया, ए कैप साई का स्टार डी एक्स। ये डेफिनेशन है हर्मिशन ऑपरेटर की। अब हम ए कैप को जब साई पे एक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कुछ आइगन वैल्यू आएगी, उस इक्वेशन को लिख लेते हैं लैम्डा साई। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर मैं ले लूँ, टेकिंग इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो क्या होता है ए कैप स्टार साई स्टार लैम्डा स्टार साई स्टार, बट ये लैम्डा ही आ जाएगा। ठीक है ना, अभी नहीं ये लैम्डा लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, अभी तो पता नहीं ना हमें इसके बारे में कि ये रियल है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ ए कैप साई है हमारे पास, तो ए कैप साई की जगह हमारे पास लैम्डा साई आ जाएगा। यहाँ ए कैप साई लैम्डा साई का स्टार हो जाएगा। लेट अस राइट, तो पहले हम LHS लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार लैम्डा साई डी एक्स। राइट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई लैम्डा साई, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज़ लिख लेंगे, लैम्डा बाहर ले लेंगे, साई स्टार साई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब लैम्डा स्टार बाहर आएगा, साई साई स्टार डी एक्स। दोनों को उठा के तो ले जाएंगे, लैम्डा माइनस लैम्डा स्टार इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई साई स्टार डी एक्स। अब ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन भी हमने स्टडी करा था, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये इक्वल टू 0 आ गया, बट इसकी वैल्यू 1 है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर 1 है तो मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा स्टार इज़ 0, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्टार, मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो है लैम्डा का वो लैम्डा के ही बराबर है। तो ऐसा सिर्फ रियल क्वांटिटीज़ के लिए होता है। जैसे मान लो लैम्डा की वैल्यू 2 है तो 2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी 2 होगा, लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू 2 प्लस आयोटा 3 है तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 2 माइनस आयोटा 3 होगा। दोनों डिफरेंट हो गया ना यहाँ पे, तो सेम तभी आएगा अगर लैम्डा एक रियल क्वांटिटी है। तो इसलिए लैम्डा स्टार इज इक्वल टू लैम्डा हमारे पास आ गया। तो यहाँ से पता चलता है कि लैम्डा इज ए रियल क्वांटिटी। इतना छोटा सा प्रूफ है इसका। एक और है हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन, इसको रिवाइज कर लें, ज़रा रिवाइज कर लेते हैं ना। तो देखो मैंने कुछ नहीं करा, हर्मिशन ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखी मैंने, जो हमने पहले ही बता दी थी आपको। उसके बाद फिर हमने ए कैप साई करा तो लैम्डा साई आया, ए स्टार साई स्टार करा तो लैम्डा स्टार साई आया। यहाँ पे दोनों जगह पुट कर दिया, तो यहाँ से लैम्डा बाहर आ गया, यहाँ से लैम्डा स्टार बाहर आ गया, बाकी सॉल्व करके आंसर आ गया। एक और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी थी कि अगर दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ हैं, मतलब मैथमेटिकली लिखता हूँ अभी, कि अगर आपने ए कैप को साई 1 पे एक्ट करवाया और लैम्डा 1 आया आइगन वैल्यू, फिर आपने ए कैप को सेम ऑपरेटर को किसी दूसरे वेव फंक्शन साई 2 पे एक्ट करवाया तो आपके पास लैम्डा 2 आ गया। अब वो ये कहता है कि प्रूफ करें यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 साई 2 स्टार डी एक्स इक्वल टू 0, ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस वो होते हैं जिनका ये वाला प्रोडक्ट, इसको इनर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, वो 0 आ जाए, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तभी होगा अगर हमारे पास दो अलग अलग आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर सेम आइगन वैल्यू आ जाए बच्चों तो फिर ये ऑर्थोगोनल नहीं होते, फिर उस केस में हमारे पास इसका आंसर 1 आता है। तो जैसे अभी हमने पुट करा था, लेट अस डू अगेन टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अबव इक्वेशंस। ये गिवन इक्वेशंस हैं, हमें ये गिवन है, स्टेटमेंट के अंदर ये गिवन है, इनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेने हैं सोल्यूशन के अंदर।
तो एक बनेगा ए कैप लैम्डा 1 स्टार, तो लैम्डा 1 ही आ जाएगा, वो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, लैम्डा 1 स्टार लैम्डा 1 के बराबर है। साई 2 पे एक्ट करवाएंगे, फिर से यहाँ पर लैम्डा 2 बन जाएगा, लैम्डा 2 स्टार। ठीक है, यहाँ रीज़न लिख देते हैं बिकॉज लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। नाउ यूजिंग अब ना ये वाली हर्मिशन ऑपरेटर की डेफिनेशन लेनी है, दो अलग अलग वेव फंक्शन की बात हो रही है। ये इसके बराबर होना चाहिए, ए कैप को साई 1 पे एक्ट करवाया, फिर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, फिर साई 2 लिखा dx, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पर ए कैप साई 2 के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो लैम्डा 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई 1 स्टार साई 2 dx। इधर ये साई 1 पे एक्ट कर रहा है, लेकिन फिर लैम्डा 1 आएगा बाहर, लैम्डा 1 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो उसका होगा, बट वो फिर से लैम्डा 1 बन जाएगा, और अंदर बचेगा साई 1 स्टार साई 2 dx। ठीक है, देख लो अब दोनों चीज़ें। अब फिर से हम ये चीज़ जो है लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 हेयर, है ना, तो इसका मतलब ये पार्ट 0 होगा, इसको ऐसे लिख लेंगे लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, वो ये टर्म उधर आ गई ना जब, तो कॉमन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई 1 स्टार साई 2 dx इक्वल टू 0। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि दे आर डिफरेंट आइगन वैल्यूज़, दे आर नॉट इक्वल, उनका डिफरेंस 0 नहीं होगा, तो मतलब बाकी जो इंटीग्रेशन बची है यहाँ पर ये वाली इंटीग्रेशन वो 0 होगी, तो इसको हम फिर ऐसे लिख लेंगे कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई 1 साई 2 स्टार dx जो है उसकी इंटीग्रेशन ओवर द होल स्पेस इज़ 0, मतलब दे आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब होता है दे आर ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन भी है। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन अगर आपने चेक करने हो ना, आपको दो वेव फंक्शन दे दिया, बोला गया कि चेक करो कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं, जैसे ई रेस पावर आयोटेक्स दे दिया और कुछ ई रेस पावर 2 आयोटेक्स, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करके दोनों को एक का दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, एक नया फंक्शन आएगा, उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के बाद अगर आंसर 0 आ जाए, दो वे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे करते हैं वो यूवी फॉर्मूला लगा के, फर्स्ट फंक्शन पहले लिख के फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो सब हम आगे करेंगे। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे, अगर आंसर 0 आ जाए मतलब दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो ये यहाँ पे था। चलिए अब हमारे पास है नेक्स्ट जो टॉपिक, एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट अस चेक हर्मिशन ऑपरेटर को चेक कैसे करते हैं किसी ऑपरेटर को कि वो हर्मिशन है या नहीं। तो क्वांटम मैकेनिक्स ना बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको साथ साथ करो और बड़ा अच्छा लगेगा, जब आप आगे चलोगे आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी। चलो एक एग्जांपल करो। एग्जांपल है कि हमें प्रूव करना है कि जो डी बाई डी एक्स, एक सिंपल पार्शियल और पार्शियल एक्स भी बोल सकते हैं, ये एक नॉन हर्मिशन ऑपरेटर है। अब देखो इसमें वेव फंक्शन की कोई टेंशन नहीं है, वेव फंक्शन नहीं गिवन हमें, बट ये नॉन हर्मिशन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टी है कि कोई ऑपरेटर ऑफ हर्मिशन है या नहीं है, वो वेव फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, जब आप उसको किसी फिजिकली पॉसिबल वेव फंक्शन पे एक्ट करवाओगे तो आइगन वैल्यू जो है वो रियल आनी चाहिए, तो वो फिजिकली पॉसिबल वेव फंक्शन है। बट ऑपरेटर हमारा हर्मिशन ही होगा जो भी ऑपरेटर हमारा ऑब्जर्वेबल्स के साथ लिंक करेगा कोरस्पॉन्डिंग टू सम ऑब्जर्वेबल लाइक मोमेंटम, एनर्जी, ये सब कुछ, तो उस केस में ये हमेशा हर्मिशन चाहिए। अब इसको चेक करते हैं, तो कैसे चेक करेंगे? लेट अस राइट डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर। तो चेक, क्या चेक करना है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अच्छा, साई 1 साई 2 को ना थोड़ा इजी बनाने के लिए एफ और जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साई 1 स्टार की जगह एफ स्टार, ये ऑपरेटर आ गया मेरे पास ए कैप, ये साई 2 आ गया। फिर मैंने डी बाई डी एक्स ऑपरेटर को साई 1 पे लगा दिया और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दिया और साई 2 एज इट इज लिख दिया। ये एफ जी की फॉर्म में मैंने सेम डेफिनेशन लिख दिया। अब आपको समझ आनी चाहिए, चाहे एफ जी की फॉर्म में लिखी है चाहे साई 1 साई 2 की फॉर्म में लिखी है, आपको पता लगना चाहिए कि ये हर्मिशन ऑपरेटर की डेफिनेशन है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता लगनी चाहिए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखनी है चीज़। ठीक है, चलो तो हम एल एच एस से स्टार्ट करते हैं। एल एच एस है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ स्टार डी जी बाई डी एक्स,
और साथ में डी एक्स। ठीक है, तो हमने पहले फर्स्ट फंक्शन इसको मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, फर्स्ट लिखा। इंटीग्रेशन किसकी होती है? सेकंड की, ओवर डी एक्स माइनस अगेन इंटीग्रेशन किसकी होती है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये ना वो लगा रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट सेकंड एज इट इज़ डी एक्स। ठीक है, तो ये हमने सिंपल एक इक्वेशन लिख लिया। आई होप आपको ये समझ आ गई है। अब ये चीज़ जो है डी जी की इंटीग्रेशन करेंगे, जी आएगा तो यहाँ एफ स्टार जी बनेगा, लिमिट्स आएंगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये वाला माइनस साइन यहाँ आएगा और बाकी ये है। अब ये चीज़ ज़ीरो है क्योंकि एक वेल बिहेव्ड फंक्शन जो होते हैं वो इन्फिनिटी पे जाके वैनिश कर जाते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ ज़ीरो है। तो हमारे पास सिंपली जो बचा वो बचा माइनस ऑफ दिस थिंग, बट हमारे पास होना क्या चाहिए? ये चीज़ तो ठीक है सारी की सारी, बट यहाँ माइनस साइन नहीं, तो एक माइनस साइन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए हर्मिशन ऑपरेटर। ओके, अब आप एक और एग्जांपल कर लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मोमेंटम ऑपरेटर को चेक करते हैं क्योंकि ये तो हमारा फिजिकली रिलेटेड ऑब्जर्वेबल है। तो लेट अस डू वन अनदर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, शो दैट पी एक्स विच इज़ माइनस एयोटा एच क्रॉस पार्शल ओवर पार्शल एक्स इज़ हर्मिशन। ये हर्मिशन है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। हमें ये प्रूव करना है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार पी एक्स साई डी एक्स इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी एक्स एक्टिंग ऑन साई उसका स्टार साई डी एक्स। ये हर्मिशन ऑपरेटर की डेफिनेशन है, ये हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करा जाएगा? एल एच एस लिखेंगे। देखो एल एच एस ये है हमारे पास, एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, साई स्टार पी एक्स को पुट कर रहा हूँ जो हमें गिवन है। यही होता है ना मोमेंटम ऑपरेटर, गिवन क्या पता ही है, याद है ये तो हमें। और यहाँ पे साई है तो साई को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अंदर लिख सकते हैं डी एक्स। माइनस से एच क्रॉस बाहर आ गया, इसको सॉल्व करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया। माइनस से एच क्रॉस बाहर, एक बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, फर्स्ट फंक्शन साई स्टार एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है? यही आ जाएगा ना अभी जैसे हमने करा। तो ये ब्रैकेट के अंदर लिमिट्स लिख देंगे यहाँ पे माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन। अब हमें फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो साई स्टार को के डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करना है और सेकंड वाला फंक्शन साई वो एज इट इज़। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये हो गया। अब फिर से ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दे। ये टर्म जीरो इसलिए क्योंकि जो साई अगर वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है कोई भी तो वो इन्फिनिटी पे जाके वैनिश होता है, ये याद रखना आप, मैंने पहले बताया था पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। बाकी ये एक माइनस है, ये एक माइनस है जो कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब आयोटा एच क्रॉस को अंदर अगर लेके जाऊं तो क्या है ये? आयोटा एच क्रॉस पार्शियल और पार्शियल एक्स क्या है? ये पी एक्स कैप का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ साई, यहाँ कॉमन स्टार। अभी स्टार मत लिखें, तो यहाँ हमारे पास अभी मैंने कुछ नहीं करा, अंदर लिखा बस उसको, ये चीज़ आ गई। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो पी कैप स्टार, और ये हमारा स्टार यहाँ सिर्फ साई के ऊपर है। ठीक है, सिर्फ साई के ऊपर है। तो दिस इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, लिख लो यहाँ तक, नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ये स्टेप यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सिर्फ साई के ऊपर है, याद रखना। तो ये बन गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी कैप स्टार साई स्टार, यहाँ पे साई डी एक्स। ठीक है, और वो बन गया पी कैप साई का होल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई डी एक्स। तो हमारी जो स्टेटमेंट वाली इक्वेशन थी
हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो, राइट हैंड साइड पे वही आ गया जो हमें चाहिए था। तो मतलब ये हमारे पास एक ये हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर है। ओके, सो दिस वाज अ थिंग। अब नेक्स्ट कम्यूटेटर वाला हम करेंगे काम, जो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, उसके लिए साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन की एक डेफिनेशन चाहिए हमें। ये एग्ज़ाम में वैसे भी पूछ लेते हैं। साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस, तो ये क्या होते हैं? तो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस होते हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको, इस तरह के वेव फंक्शंस जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आइगन वैल्यू है वो सेम आ जाए। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। सो लेट ए कैप एक्टिंग ऑन सम साई गिव्स यू अल्फा आइगन वैल्यू, अनदर ऑपरेटर बी कैप एक्टिंग ऑन साई गिव्स यू बीटा अनदर आइगन वैल्यू। वेव फंक्शन सेम है। नाउ इफ़ वी एक्ट बी कैप ऑन दिस थिंग, मतलब पहले मैंने ए कैप को साई पे एक्ट करवाया, फिर बी कैप पे एक्ट करवाया। इसको सॉल्व करते हैं। तो बी कैप एज इट इज़ आएगा, ए कैप साई आपको यहाँ से क्या देगा, अल्फ़ा साई। अल्फ़ा बाहर आएगा, फिर बी कैप साई के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से बी कैप जब साई पे एक्ट करेगा तो यहाँ से बीटा साई आएगा, तो आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा साई, इक्वेशन 1। दूसरी तरह से उल्टा करके करेंगे, ए कैप को बाहर रखेंगे, बी कैप साई ऐसे रखेंगे, तो क्या होगा, तो हमारे पास ए कैप एज इट इज़ आएगा, पहले बीटा आएगा, फिर उस बीटा को आप बाहर लिख लोगे, ए कैप साई लिखोगे, फिर आप ए कैप को जब साई पैक करवाओगे तो अल्फ़ा आएगा, तो बीटा अल्फ़ा साई, इक्वेशन 2। अब अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, राइट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, लेट अस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो हमारे पास आएगा ए कैप बी कैप साई माइनस बी कैप ए कैप साई इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप साई इक्वल टू 0, मतलब ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉमा लगा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। तो ये कम्यूटेटर रिलेशन है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। मतलब कम्यूट करके दोनों ए कैप और बी कैप कम्यूट करके, इसका मतलब है इफ़ द ऑपरेटर्स ऑफ एन आइगन फंक्शन साई कम्यूट करके ना, देन they have simultaneous eigen functions। ठीक है, सो एज ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप, ये अभी हमें पता चला, इक्वेशन 3। अब हम यहाँ पर ठीक है, तो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन मतलब एक ही सिंगल आइगन वैल्यू होगी। तो एक आइगन फंक्शन हमारे पास साई है, दूसरा आइगन फंक्शन कौन सा है, लेट अस सी। देखो, अगर मैं ए कैप को साई पे एक्ट करवाऊँ तो अल्फ़ा साई आएगा, जैसे मैंने अभी लिखी थी इक्वेशन। अब हमने बी कैप को ए कैप साई पे एक्ट करवाया तो हमारे पास बी कैप अल्फ़ा साई आया। अल्फ़ा बाहर लिख सकते हैं, बी कैप साई को अंदर लेके जा सकते हैं। तो अब इसको ध्यान से देखो आप, ये है कि बी कैप ए कैप साई इज इक्वल टू अल्फ़ा बी कैप साई। ए कैप को आगे लिख सकते हैं हम क्योंकि वो कम्यूटेटर रिलेशंस हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट। पहले मैं पिछली वाली इक्वेशन को दोबारा से लिख रहा हूँ। वो इक्वेशन ये थी, बी कैप ए कैप साई इज इक्वल टू अल्फ़ा बी कैप साई। ये वही इक्वेशन है जो अभी हमने यहाँ लिखी है, ध्यान से आप देख लो। ये टर्म है और ये टर्म है, ठीक है।
अब क्योंकि ये कम्यूटेटर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि बी कैप ए कैप इज़ ए कैप बी कैप अभी हमने बोला, और राइट हैंड साइड पे ये है, ठीक है ना। तो अब इसको ध्यान से देखो तो ये एक और वेव फंक्शन है, इसको हम एक और सिंबल काई से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए कैप एक्टिंग ऑन सम काई इज इक्वल टू अल्फा, काई नहीं बनाना आ रहा, काई, ठीक है। ये भी आइगन वैल्यू इक्वेशन है। वेयर व्हाट इज काई, काई इज बी कैप साई। तो इसका मतलब ये है कि फॉर ए कैप बोथ साई एंड काई, ये काई है, ठीक है, आर साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस, जो सेम आइगन वैल्यू दे दे अल्फ़ा, दोनों केस में सेम आइगन वैल्यू आ रही है। एक ये इक्वेशन है आपके पास, एक ये भी तो है जो पहले लिखी थी साई के लिए, है ना। तो काई और साई दोनों साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस हैं, बट हमारे पास यहाँ पे दो केस होते हैं। अब अल्फ़ा की बात करें, ये जो अल्फ़ा आइगन वैल्यू है ये नॉन डीजेनरेट होती है, मतलब एक सिंगल साई के लिए ही डिफाइंड है, या डीजेनरेट है। डीजेनरेट मतलब दो से ज़्यादा स्टेट्स, दो और दो से ज़्यादा स्टेट्स हैं साई वन साई टू, जिनकी जो आइगन वैल्यू अल्फ़ा है वो एक ही है, सेम है, ठीक है। तो दो केस होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट केस तो यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, बट लेट अस राइट अगेन, वी हैव टू केसेस, सो वी हैव टू डिफरेंट केसेस। कि मैं साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो इसमें पहला केस हमारे पास बच्चे यही है कि इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉन डीजेनरेट। नॉन डीजेनरेट का मतलब होता है कि देयर इज़ ओनली वन स्टेट साई जिसके लिए आइगन वैल्यू अल्फ़ा है, दैट इज़ हमारे पास एक ही वेव फंक्शन है, एक ही स्टेट है साई, देयर इज़ ओनली वन स्टेट साई फॉर आइगन वैल्यू अल्फ़ा। जैसे डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं ना हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो ये डिफरेंट एनर्जी की वैल्यूज़ होती हैं, E1 E2 E3 E4, ये जो एनर्जी की वैल्यूज़ होती हैं ना, ये आइगन वैल्यूज़ होती हैं, लैम्डाज ही होते हैं बेसिकली ये। और वेव फंक्शन हमारे पास है हाइड्रोजन एटम का, उसके ऊपर जब हम इस हैमिल्टोनियन को एक्ट करवाते हैं तो एनर्जी की वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन ही है हमारे पास, ठीक है। तो नॉन डीजेनरेट का मतलब है कि E1 एक सिंगल एनर्जी है, अल्फ़ा एक ही वैल्यू है, फिर एक और है लेकिन वो दोनों सेम नहीं है, एक ही जगह पे दो स्टेट्स ओवरलैप नहीं कर रही, इसको नॉन डीजेनरेट स्टेट्स बोला जाता है। तो इस केस में तो वही है जो अभी हमने लिखा था, क्या है कि लेट अस राइट, इन दिस केस there must be one linearly independent आइगन फंक्शन, एक ही होगा corresponding to अल्फ़ा, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। देन बी कैप साई एंड साई मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, दैट इज़। अब लीनियर डिपेंडेंट वेव फंक्शन को भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई नंबर बीटा इंटू साई, बीटा इज़ ए नंबर, सो देयरफॉर साई इज़ साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन ऑफ ए कैप एंड बी कैप। तो एक ही अल्फ़ा होगा हमारे पास, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा होगा। ये एक सिंपल सा केस आपको बताना है, जो पहले डिस्कस कर रहा था वही है। अब नॉन डीजेनरेट के केस में क्या, नॉन डीजेनरेट हो गया सॉरी, डीजेनरेसी के केस में क्या होगा, इसका मतलब है देयर
are two or more states for सेम अल्फ़ा, ठीक है, सेम अल्फ़ा के लिए दो या दो से ज़्यादा. सो लेट अल्फ़ा इज़ डबली डीजेनरेट, मतलब दो ऐसे वेव फंक्शंस हैं जिनके लिए सेम अल्फ़ा है. सो साई को फिर ऐसे लिख लेते हैं C1 psi1 प्लस C2 psi2, मतलब इट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव फंक्शन psi1 एंड psi2, जो हमारा साई है. बी कैप को जब आप इस पे एक्ट करवाओगे तो बी कैप जब psi1 psi2 पे जाएगा, हमारे पास बीटा एक वैल्यू, आइगन वैल्यू बाहर आई है, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे लिख लेंगे, राइट हैंड साइड पे ऐसे लिख लेंगे. अब इसको सॉल्व करना हमें. सो मल्टीप्लाई बाय psi1 स्टार एंड इंटीग्रेट ओवर होल स्पेस. तो यहाँ पे इक्वेशन ये बनेगी, C1 कांस्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस है, psi1 स्टार बी कैप psi1 डी टॉ प्लस C2 एज इट इज़, ये वाला C2 एज इट इज़, इंटीग्रेशन psi1 स्टार बी कैप psi2 डी टो इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे बीटा भी बाहर आ जाएगा, C1 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन psi1 स्टार psi1 डी टो यहाँ से आ गया, और यहाँ से हमारे पास ज़ीरो ही आएगा, बट लेट अस राइट, छोटा छोटा लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस बीटा C2 इंटीग्रेशन psi1 स्टार psi2 डी टो, ठीक है. अच्छा, ये टर्म ज़ीरो है क्योंकि हमारे पास psi1 psi2 जो हैं, जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दे आर ऑर्थोनॉर्मल, तो उनका जो प्रोडक्ट है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, अभी हमने ऑर्थोगोनल की बात करी थी, ये टर्म ज़ीरो आ जाएगी, यहाँ पे 1 आएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. हमारा ऑर्थोनॉर्मल की बात हो रही है, तो मतलब दे आर ऑल्सो नॉर्मलाइज वेव फंक्शंस. यहाँ से बीटा C1 बचेगा हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, दे आर जस्ट नंबर्स, है ना. तो इनको हमें कैसे करना है, यहाँ पे एक्ट करेगा, एक्ट करने के बाद psi1 psi2 यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो दे आर जस्ट नंबर्स. लेट अस राइट ऑन द नेक्स्ट शीट. तो एक इक्वेशन बनेगी, C1 एक नंबर B11 तो यहाँ इक्वेशन बनेगी C1 एक नंबर B11 प्लस C2 एक और नंबर B12 इक्वल टू बीटा C1. तो बना C1 B11 माइनस बीटा प्लस C2 B12 इक्वल टू ज़ीरो. तो सिमिलरली इफ़ यू मल्टीप्लाई, ये खुद से करना, 1 बाय psi2 स्टार एंड इंटीग्रेट ओवर होल स्पेस. तो अभी इस केस में आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, C1 अनदर नंबर B21 प्लस C2 B22 इक्वल टू बीटा C2. C1 B21 प्लस C2 यहाँ से आ जाएगा B22 माइनस बीटा इक्वल टू ज़ीरो. तो ये दो इक्वेशंस बनी है, इक्वेशन 1 2, यहाँ पे इस स्क्रीन के लिए बोल रहा हूँ मैं. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ दी साइमल्टेनियस, इसको बोला जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. तो इसका सॉल्यूशन बनेगा ये, डिटर्मिनेंट B11 माइनस बीटा B12 B21 B22 माइनस बीटा इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस गिव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बीटा, ठीक है. तो उसको सॉल्व करके बीटा 1 बीटा 2 निकालना आपको. लेट अस राइट, दिस गिव्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बीटा.
सो इफ़ दो रूट्स आ जाएंगे, बीटा 1 इज़ नॉट इक्वल टू बीटा 2, तो मतलब आइगन फंक्शंस ऑफ बी कैप आर ऑर्थोगोनल। अगर ये इक्वल ना आए ना तो दे आर ऑर्थोगोनल, तो दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑर्थोगोनल आर ऑल्सो अलग अलग अगर आ गई आइगन वैल्यूज़ तो। और अगर हमारे पास वही आ गया, इफ़ बीटा 1 इज़ इक्वल टू बीटा 2 हो गया, तो इसका मतलब दोनों की सेम आइगन वैल्यू आई है, तो साई 1 एंड साई 2 आर ऑल्सो डीजेनरेट आइगन फंक्शंस ऑफ बी कैप। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था रिलेटेड टू साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस। तो ये छोटा सा एनालिसिस भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। अभी हम नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को डिटेल में स्टडी करेंगे इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। बाकी जो आपके सिलेबस हैं वो मेरे पास कुछ कॉपीज़ हैं, तो मैं पीयू का सिलेबस भी देखूंगा, जीएनडीयू का सिलेबस, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस, एचपीयू का सिलेबस। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, टेलीग्राम में भी भेज सकते हो। सो उन सिलेबाई को देख के कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में वो हम करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अभी, तो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।